एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप करने का, पहले पहचानने का कि अवे का क्वेश्चन है कि टुवर्ड्स का, फिर उसके बाद में बात करने का आगे का। चलिए बढ़ा जाए पहले प्रश्न की तरफ। Here is the first question. There is a rocket which is going away from the earth at a speed of 10 to the power 6. If the wavelength of the light wave emitted by the light source on it is 5400 angstrom minute, what will be its Doppler shift? Guys, question away है कि towards है? अवे अवे क्वेश्चन अवे का है जी। ठीक है, अभी क्वेश्चन अवे का है तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है कि वेवलेंथ का क्वेश्चन है? वेवलेंथ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जी हम लोग यूज करेंगे डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी आर बाई सी यूज करेंगे। ठीक है, अभी डॉपलर शिफ्ट मतलब हमको क्या पूछा है यहाँ पे, डेल्टा लैम्बडा क्या रहेगा पूछा है, तो इट वुड बी वी आर बाई सी इंटू लैम्बडा। गाइस वी आर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, वी आर दिया हुआ है ना, हाउ मच इज वी आर? 10 raised to 6. How much is lambda given? Lambda is given as 5400. अभी गिवन में एंगस्ट्रॉम यूनिट में देके रखा है, ऑप्शंस भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, समझा, गिवन भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ऑप्शन भी एंगस्ट्रॉम, तो कन्वर्ट नहीं करने का। अपॉन सी का वैल्यू इज 3 इंटू 10 रेज टू 8, तो ये 3 1 ये कितना होगा, 1800, क्या बराबर है ना रे? हाँ। तो ये हो जाएगा 8 ऊपर जाएगा, तो 8 ऊपर जाके ये 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा, therefore डेल्टा लैम्बडा 18 एंगस्ट्रॉम मिनट करके निकल के आएगा, 18 आएगा। हाँ, समझे? तो दिस इज as simple as that. less confusion, more marks. Clear everyone? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको मैं करने का क्वेश्चन दूंगा, ये सिंपल मैं कर लेता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाले आप करो जरा, ठीक है? यस सर। चलो डन हो गया ये पार्ट, पहला क्वेश्चन निपट चुका है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, वी जस्ट फॉलो द सिंपलेस्ट वंस। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, बहुत क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, देयर इज अ स्टार व्हिच इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। टुवर्ड्स द अर्थ मतलब कौन सा क्वेश्चन हो गया, टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन हो गया, टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो पता है अपने को, बट स्पीड ऑफ स्टार देके रखा हुआ है वहां पे 3 इंटू 10⁻⁶ करके, पूछ रहे हैं व्हाट इज द अपैरेंट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। ठीक है, क्वेश्चन तो ये रहेगा डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी आर बाई सी। ठीक है, अभी guys मुझे बताओ, ये टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन है ना, टुवर्ड्स वाला, तो टुवर्ड्स में डेल्टा लैम्बडा का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा लैम्बडा का वैल्यू इन टुवर्ड्स? लैम्बडा माइनस लैम्बडा लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी आर बाई सी। अभी गाइस यहाँ पे सबका वैल्यू देके रखा ही है ना ऑलरेडी, वी आर इज 3 इंटू 10⁻⁶, सी का वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ एंड लैम्बडा का भी वैल्यू हमको पता है, लैम्बडा इज 6000। ओके बरो, निकालो आंसर जरा, डू द ऑप्शन सी की तरफ खींच के लेके जाते हैं ऑप्शंस, एंड देखो गाइस इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। अभी ये क्वेश्चन रेड शिफ्ट वाला है कि ब्लू शिफ्ट वाला है जी? क्वेश्चन कौन सा है? ब्लू शिफ्ट वाला है। ब्लू शिफ्ट वाला है। हाँ, रेड शिफ्ट मतलब दूर जा रहा है, ब्लू शिफ्ट मतलब नजदीक आ रहा है, तो ये टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन है, तो टेक्निकली वी कॉल इट ब्लू शिफ्ट। अब ब्लू शिफ्ट में अपैरेंट वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, कम होता है। अगर ओरिजिनल 6000 है, अगर ओरिजिनल ऑप्शन 6000 है, तो ऑब्वियसली 6000 के ऊपर वाला वैल्यू इनवैलिड है, तो आप देखोगे ऑप्शन ए इज हाईली इनवैलिड, तो ऑब्वियसली बी सी या डी में से ही होना चाहिए था, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो चीज आपके हाथ जरूर लग जाता है। क्लियर? दैट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, यस सर। so that is an important aspect which we covered over here. ठीक है,
अब बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे इस चीज को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे. So there is a next question. There is a star that moves away from Earth at a speed of 0.8 c. ये 0.8 c मतलब समझ रहे हो क्या है? वो c is the speed of light. समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ऐसे 0.8 c की जगह पे दे राइट डाउन 80% ऑफ लाइट, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो 80% मतलब क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा. समझा? तो जब वो 80/100 रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80/100? इट इज 0.8. 0.8. समझा? तो ये एक क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम चीज है जो हमको पता होना ही चाहिए, मैंडेटरी लेवल पे आना ही चाहिए वाला चीज है. While emitting the light of frequency is nothing but 6 × 10⁻14 hertz. This is a frequency that is originally given. So original frequency देके रखा है. They're asking what is the frequency observed on Earth, and उन्होंने बोला कि it's in unit of 10⁻14 hertz. मतलब ये जो दिख रहा है तुमको ऑप्शन 0.24, it is not 0.24, it is 0.24 × 10⁻14, 1.2 × 10⁻14, 30 × 10⁻14. मतलब ऐसा ऑप्शंस को घुमाए. तो थोड़ा सा एक हाई लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. आई होप तुमको अभी समझा दिया गया. तो ऐसे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. तो जी यहाँ पे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढना है हमको. ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट अपैरेंट फ्रीक्वेंसी. तो गाइस कौन सा क्वेश्चन है? टुवर्ड्स की अवे? अवे. अवे वाला क्वेश्चन है. ठीक है, और वेवलेंथ का क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी का? तो भाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू VR/C. ठीक है, अवे वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है फॉर्मूला? न्यू माइनस न्यू डैश. न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू VR/C होता है. तो अभी डालो, भरो भाई सब वैल्यू न्यू का. अभी देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. अभी आपको यूनिट इन टर्म्स ऑफ 10⁻14 मिलने वाला है. ठीक है, तो आपको न्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 6 पुट करना पड़ेगा. तो 6 माइनस न्यू डैश अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0.8 c अपॉन c लिखना. उसको बेवकूफ जैसा 3 × 10⁻8 मत लिख देना, मतलब नहीं रहेगा. ये c कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली. फिर उसके बाद में दिस वुड बी व्हाट? 6 माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू 0.8 × 6 करके आएगा. तो 6 माइनस न्यू डैश इक्वल्स टू कितना आएगा रे? 0.8 × 6. हाउ मच इट वुड बी? 0.48. 0.48 हो जाएगा ना. 0.48 होएगा कि 4.8 होएगा रे? 4.8 होगा ना. 4.8 होगा. Therefore ये न्यू डैश इधर जाएगा और ये 6 माइनस 4.8 हो जाएगा, which would come up to be 1.2. तो in reality it is what? 1.2 × 10⁻14 hertz. ठीक है, 40 hertz. हाँ. वो तो हम लोग ने यहाँ पे न्यू का वैल्यू 6 पुट किया करके वो ऐसे उस टर्म्स में निकल के आया यहाँ पे. ओके. Yes sir. Yes, I sir. hope you people are able to understand the concept of these questions. जो कैसे क्रैक करना है ये पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे सबके. हाँ. चलिए, Yes, sir. Yes. नोट कर लिया तो बोलो, फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं फिर. Yes sir. Done. तो ये मतलब जनरली हर एक क्वेश्चन का तो कैटेगरी ऐसे ही होता है भाई साहब, कि भाई बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा. यू जस्ट सपोज टू अंडरस्टैंड एंड यू सपोज टू रेस्पॉन्ड टू इट. ठीक है, तुमको ज्यादा ऐसा ओवर कुछ करना नहीं है. यू जस्ट सपोज टू अंडरस्टैंड द मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, एंड वो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजों को तुमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके जवाब देना है. अब ये जवाब देने वाली बातें सब चलो ठीक है, ये हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं. It's not a big deal for us to understand or respond to this level of category of questions. But the challenge comes in that aspect of life when you're supposed to understand the theory questions. ठीक है, theory question दे दिया आपको, तो वो theory question आपको जब परेशान करते हैं तो भाई problems create होते हैं यहाँ पे.
तो वो परेशानी से थोड़ा सा दूर रहने के लिए you can just read the synopsis part of any reference book, or you can just go through the tattva ka synopsis. It would literally help you in understanding the theory part of it, because after understanding the mainstream high profile stuff, you're supposed to get through this kind of patch also, because even this plays a huge role. ठीक है, तो थोड़ा सा वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो. ठीक है, अभी जो ये पार्ट सीखे हम लोग यहाँ पे, तो ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर देता है पूरे चैप्टर्स में. अब जो हिस्सा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर का, उस हिस्से का नाम है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. एंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फिर उसके बाद में वेव थ्योरी, डॉपलर इफेक्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल, ये जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी मॉड्यूल्स है, सबसे हाईएस्ट वेटेज इंटरफेरेंस को रहता है. क्योंकि भाई इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल चीजें डिमांड करती हैं. एंड व्हेनेवर द हाई प्रोफाइल थिंग्स आर डिमांडेड, यू सपोज टू फोकस ऑन इट मोर. तो अभी तक सो फार ये जो भी हमने सीखा था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेव थ्योरी, वो सबसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कौन से निकाले कि भाई रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का. ठीक है, रिफ्लेक्शन देखा हम लोगों ने, वी सी हाउ रिफ्लेक्शन इज बीन टेकन केयर, वी नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन इज. ठीक है, फिर एक जस्ट रिसेंट नया टॉपिक सीखा हम लोगों ने, एकदम रिसेंट नया टॉपिक सीखा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का, दैट इज पोलराइजेशन. या याद है ना जी, याद है ना सबको? ठीक है, ये भाई बाकी सब प्लेन जो है सब फंस जाते हैं. पोलराइजेशन हमने सीखा. लेकिन लाइट के टोटल इस दुनिया में ना गाइस 6 प्रॉपर्टीज है. देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसमें से हमने सिर्फ अभी तक 4 सीखा है, और जो बाकी के 2 है ना, वो 2 का ही नाम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है. ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे एक बल्ब चालू है, या एक एलईडी बल्ब चालू किया है तुमने, तो यू रिसीव सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, फिर तुम एक और चालू करते हो, फिर तुम एक और चालू करते हो, तुमने धाड़ 4-5, अभी तो ऑलमोस्ट हर एक के घर में एलईडी सिस्टम ही है भाई. ठीक है, ट्यूबलाइट वो बल्ब का सिस्टम तो चलो निकलता जा रहा है. तो ये जो एलईडी लाइट्स जो लगे हुए रहते हैं, तुम जब चालू करते हो, तो इसे जब सबके सब लाइट चालू होते हैं तभी भी उतना ही रोशनी रहता है जितना एक के टाइम पे था? नहीं ना, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. ये सभी लाइट्स के इंटेंसिटीज ऐड होते हैं, और ये सभी के इंटेंसिटीज ऐड होके एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनता है, और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे आपको नजर आ जाता है. Getting it? You get that particular level of intensity on a very big scale, and that particular scale is nothing but the resultant interference intensity. तो it's like headlight में भी वही concept है कि अपन बाइक में एक हेडलाइट यूज करते हैं, और कार में अपने 2 हेडलाइट्स होते हैं. तो कार में 2 हेडलाइट्स होने के पीछे का रीजन ही ये है कि भाई जब कभी भी आप 2 बल्ब्स को साथ में रखते हो, तो उसमें से जो निकला हुआ बीम है, वो दोनों निकला हुआ बीम एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज होके एक इंटरफेरेंस इफेक्ट क्रिएट करता है. एंड दैट इंटरफेरेंस इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. उसके इंटेंसिटीज क्या होते हैं, हाउ इट इज बीन टेकन केयर इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट, कैसे उस इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग इंटरफेरेंस में सीखते हैं. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्रैक्शन. ठीक है, डाइफ्रैक्शन भी कुछ लोग कहते हैं उसको, कुछ लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं. तो इट इज नथिंग बट व्हेनेवर, ये जो चीज यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैक्सिमम लोगों ने किया ही रहेगा. ठीक है, पीपल लिटरली व्हेन दे आर इनटू देयर, लाइक क्या ऐसा जरूरी नहीं है, पीपल हु आर किड्स, एवरीवन, आई गेस एवरी अदर पीपल हु ऑलवेज ऑब्जर्व देयर शैडो, दे प्ले विद देयर शैडो. ठीक है, लाइट वगैरह चला गया तो कैंडल वैंडल जला के उसके पीछे ऐसे चिड़िया बनाते, कभी है क्या नहीं, कौवा बना देते, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं हम लोग. तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज हुआ है, ये कब होता है? जब लाइट एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर गिर रहा था, और वो लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में तुमने किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, तो वो ऑब्जेक्ट के एज से, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एज से जब लाइट बेंड होके चला जाता है और एक शैडो फॉर्म कर देता है, तो एबिलिटी ऑफ लाइट टू फॉर्म शैडो is actually called diffraction. And to be, it's a fact, it's an honest fact
कि shadows are created only in presence of light. If it is dark, then there is no shadow. वो बोलते हैं ना अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, भाई साहब फिजिक्स में से उठाया हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में साया, that is shadow, cannot be created because you require light, because वो light का property, light ही नहीं तो क्या का property. So that's how it works. तो ये 6 प्रॉपर्टी में से 4 तो निपट गए भाई साहब, जो बाकी के 2 बचे हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? पक्का? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. तो अपना जो ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में कवर करेंगे। वन वुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, देन द सेकंड पार्ट वुड बी इंटरफेरेंस एंड द थर्ड पार्ट वुड बी डिफ्रैक्शन। तो जो अपना अपकमिंग लेक्चर है उसमें वी वुड स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फर्स्ट। ठीक है, समझ गए? चलो तो